नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चित्रा एजुकेशन में। एनसीईआरटी क्लास 6 इतिहास की पुस्तक हमारा अतीत के अध्याय 9 और की शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे पहले के चैप्टर हम क्लास में पूरे कर चुके हैं। इसके जो की पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसी को लेकर आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं। अगर क्लास आपको महत्वपूर्ण लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय नया साम्राज्य और राज्य। नए साम्राज्य और राज्य क्या बताती हैं प्रशस्तियां। गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी संरचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। ये एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्के पर दिखाया गया है। जैसे इस सिक्के पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। यह आप चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में जो सिक्का है उस पर वीणा बजाते हुए आपके लिए दिखाई दे रहा होगा। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। आर्यवर्त ने 9 शासक जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण संघ ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। कुषाण तथा शक वंश के और श्रीलंका के शासक भी आए। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। वंशावलियां। समुद्रगुप्त की मां कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीरज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने यह भी उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में उल्लेख है। समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय अंतिम शक शासक को परास्त किया। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी।
हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री श्वेतसांग काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वह वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत वर्णन किया गया। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता उन्हें अन्य जगह नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चाणक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राजधानी कंचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुरभंगा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यहाँ पर एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे ये एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूरब तथा पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कंचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय आपातकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। महत्वपूर्ण बिंदु। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारा मत्स्य अर्थात महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषय का भी मंत्री था।
इस सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था कालिदास। इनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। अध्याय 10 इमारतें, चित्र तथा किताबें। लौह स्तंभ मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा ये लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनाने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसे चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगी है। लौह स्तंभ ये आप देख रहे होंगे। महत्वपूर्ण बिंदु। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते हैं। ये आप देख रहे होंगे चित्र। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की जगह होती थी। ये एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे वहां पर। चित्रकला। अजंता ये वह जगह है जहां के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गईं।
इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। चित्रकला आप देख रहे होंगे, इसके जो रंग है वो पौधों के रंग तथा खनिजों से बनाए गए हैं और 1500 साल के बाद भी एकदम चमकदार दिख रहा है। एलोरा की गुफा की भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष के रूप में दिखाया गया है, राष्ट्रकूट काल का है। राष्ट्रकूट काल का है। पुस्तकों की दुनिया, एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पीदिकरम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। कोवलन नाम के व्यापारी की एक कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कंगी की अपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह कंगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया था, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कंगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इसमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। पुराण और महाभारत दोनों को व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया। महाभारत में भगवत गीता भी है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। विज्ञान की पुस्तकें, इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूरज निकलता और डूबता है। बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे। आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सालय थे, चरक और सुश्रुत। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है, जैसे कि पुराण युग अध्याय 2
के लिए तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गईं। मेहरगढ़ अध्याय 2 में कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत की तिथि लगभग 6000 ईसा पूर्व दी गई। हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। ऋग्वेद की रचना का काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच है। महाजनपदों तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय लगभग 500 ईसा पूर्व है। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व है। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 ईसा पूर्व है। अशोक का शासनकाल लगभग 268 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व के बीच है। संगम साहित्य की रचना लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा है। कनिष्क का शासन लगभग 78 से 100 ईसा। गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईसा है। बल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन लगभग 512 से 521 ईस्वी है। हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 ईसा है। चीनी यात्री षुएशॉन्ग का भारत आगमन 630 से 643 ईस्वी है। पुलकेशिन द्वितीय का शासन 609 से लेकर 642 ईस्वी है। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां थी जो अब तक हमने इस अध्याय में, इससे पहले वाले अध्याय में पढ़ी थी। तो इसी के साथ हमारा जो है 6 क्लास का एनसीईआरटी की जो इतिहास की पुस्तक थी वो यहीं पे समाप्त होती है और आगे हम 7 क्लास का पहला अध्याय अगली क्लास में लेकर आएंगे। ये महत्वपूर्ण नोट्स हैं, इनके लिए आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन सीटीईटी में बनते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।